गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारे एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 का ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम घर्षण के सारे टॉपिक को टू द पॉइंट कवर करेंगे और आने वाले क्वेश्चंस की फ्रेमिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हम जानेंगे कि घर्षण क्या है। पहले जो लेक्चर हुए थे उनमें फोर्स यानी कि बल को हमने पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ा, हमने कार्य ऊर्जा को पढ़ा। तो ये 6 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम घर्षण को कंप्लीट करेंगे। तो घर्षण को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो घर्षण क्या है? फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो होती है ना, उल्टी नहीं होती है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रहती है। तो जब भी कोई कार्य फोर्स के दिशा में होता है तो उसको हम पॉजिटिव कार्य बोलते हैं, धनात्मक कार्य बोलते हैं। और जब भी कोई कार्य फोर्स की विपरीत दिशा में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क बोलते हैं। नहीं तो घर्षण कैसा बल है? घर्षण के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो नेगेटिव वर्क किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक ये वस्तु रखी है, ठीक है, ये सतह है, तो इस वस्तु को जब इधर की ओर खींचेंगे तो घर्षण कहाँ लगेगा? इसके निगेटिव विपरीत दिशा में घर्षण लगेगा। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? निगेटिव होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ खींचते हैं, जैसे ट्रॉली बैग हो गया, अन्य कोई भी चीज़ हो गई, सड़क पे कुछ भी खींचते हैं, गाड़ी को खींचता है, तो घर्षण हमेशा पीछे की ओर विपरीत दिशा में लगता है। आपने कभी देखा कि कार रुकी हुई हो तो उसको चलाने के लिए कितने लोग धक्का देते हैं? क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं घर्षण कार्य कर रहा होता है। घर्षण पीछे की ओर विपरीत करता है। ये कार है, आप इसको ये पुश करेंगे इधर की ओर, पीछे सब लोग लग के इसे पुश कर रहे हैं, लेकिन घर्षण यहाँ की ओर लगता है। तो जब हमारा बल घर्षण से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको क्या है, आगे की ओर इसको मूविंग करने में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। तो यही हम यहाँ देखेंगे। तो इसको परिभाषिक रूप में कैसे लिखेंगे कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण संपर्क में आने पर वे अपनी आपेक्षिक गति का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। संपर्क में आने पर वे अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पर हमारी कोई वस्तु रखी है, तो ये इसके संपर्क में है, जब उसको खींचेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर घर्षण कार्य करेगा, यानी हमको अधिक ताकत लगानी पड़ेगी इस वस्तु को खींचने के लिए। यानी जितनी हमको ताकत लगानी पड़ रही है, समझ लेना कि उतना ही उस पर क्या है? घर्षण कार्य कर रहा है। अगर कम ताकत में काम हो जा रहा है, कम ताकत में हम किसी वस्तु को खींच पा रहे हैं तो कम घर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हमको उस वस्तु को खींचने के लिए मैक्सिमम ताकत की यूज करनी पड़ रही है, अधिक ताकत लगानी पड़ रही है, तो हम बोलेंगे कि घर्षण क्या है? अधिकतम मात्रा में है। और घर्षण की जो मात्रा है वो सरफेस की सतह पर निर्भर करती है कि सरफेस की सतह रफ है या स्मूथ है। यानी सरफेस जो रहता है, सतह रहती है, वो चिकनी है या खुरदरी है। अगर चिकनी सतह है तो घर्षण कम होगा। चिकनी सतह पर हम किसी वस्तु को आसानी से क्या कर पाएंगे? खींच पाएंगे। लेकिन वही सतह अगर रफ हो, इस तरीके का कोई इसमें गड्ढे खड्डे वगैरह चीज़ें हों, तो उस पर वस्तु खींचने के लिए हमको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि तब उस पर घर्षण बल अत्यधिक मात्रा में कार्य कर रहा होगा। तो घर्षण क्या है? वह गुण होता है वस्तुओं का जिसके कारण संपर्क में आने पर वे अपनी क्या है? आपेक्षिक गति का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। गति का विरोध करती हैं। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। घर्षण बल का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे देखेंगे हम। दूसरे शब्दों में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। घर्षण बल को जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है, यानी वह फोर्स, एक वस्तु हो गई, एक सतह हो गई, ठीक है। तो दो वस्तुओं के मध्य क्या करता है? आपेक्षिक गति का विरोध करता है। हम इस वस्तु को इधर की ओर खींचना चाह रहे हैं, लेकिन घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसको क्या खींचने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम आसानी से इसको खींच नहीं पा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे क्या? इनके मध्य जो बल है वो क्या है? वो घर्षण बल है। यानी वह बल जो दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है, जो संपर्क सतह के स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य करता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो टू बॉडीज का जो रिलेटिव उनकी मोशन होती है उसको क्या करता है? वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसका विरोध करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? कार्य करता है। तो दो वस्तुओं के विपरीत गति
दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का जो विरोध करने वाला बल होता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल, यह आपेक्षिक गति का विरोधी बल। सरल शब्दों में, बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में अगर बोलें तो दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का जो विरोधी बल होता है वही होता है आपका घर्षण बल। 3 मार्कर वगैरह भी आता है तो कहीं ना कहीं 10 शब्दों में लिखने की सीमा रहती है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोधी बल। या नोट्स में थोड़ा सा डेफिनेशन लेंथ में लिखने की, हर पॉइंट कवर करने की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर 5 मार्कर में आ रहा हो तो आप लिखने में सक्षम हो। लेकिन अगर मैं यहाँ बताती जाती हूँ आपको कि 3 मार्कर में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि 10 शब्दों की कहीं ना कहीं सीमा होती है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोधी बल। सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। ये होगी आपकी डेफिनेशन। यह संपर्क सतह की स्पर्श की दिशा में कार्य करता है। अगर हम बात करें कि उत्पत्ति कैसे होती है घर्षण की, घर्षण बल की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो घर्षण बल की उत्पत्ति के कारण पहले तो कोई भी दो बॉडीज हैं तो उनके मध्य कोई ना कोई आकर्षण, उनमें जो भी आणविक बल होंगे वो कार्य कर रहे होंगे। दूसरा सतह की अनियमितता, यानी सतह कैसी है, अगर सतह स्मूथ है, सॉफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, घर्षण बहुत न्यूनतम मात्रा में होगा, मिनिमम होगा। लेकिन अगर सतह रफ है तो घर्षण की मात्रा कैसी होगी, अधिक होगी। सतह कैसा है, अगर सतह कैसा है, रफ है, तो घर्षण की मात्रा अधिक होगी। जब सड़क जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी पर आराम से चलते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड फोर्स घर्षण कार्य करता है तो हम चल पाते हैं उस पर, ठीक है। लेकिन अगर बर्फ़ की बात आए तो बर्फ़ को आप पर चलने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि एकदम स्वीट, सॉफ्ट, स्मूथ है, तो एकदम चिकना होता है तो उस पर चलने में आपको दिक्कत आती है। स्केटिंग दौरान के अलग शूज आते हैं, क्योंकि बर्फ़ पर हम नहीं चल सकते, हमें घर्षण नहीं मिलता है वहाँ से। लेकिन पृथ्वी पर हम चल पा रहे हैं। सड़क में आपने देखना होगा, सिंपल अच्छी सड़क है तो वहाँ पर आराम से वाहन जा सकते हैं। लेकिन जो खड्डे वाली और रफ सड़क होती है वहाँ पर हमको तकलीफ होती है अपने वाहनों को ले जाने में, काफ़ी हमको फोर्स लगाना पड़ता है ना। जैसे कार रुकी हो, उसको धक्का लगे, पुश लगा के, तो आगे क्यों ढकेलने के लिए काफ़ी बल का हमको कार्य करना पड़ता है। तो घर्षण बल की उत्पत्ति के कारण है सतह की अनियमितता और आणविक बल। क्या कारण है? सतह की अनियमितता और आणविक बल, यानी ऐसा बल दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोधी बल होता है। दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोधी बल क्या होता है? घर्षण बल होता है। और इसकी उत्पत्ति के कारण है किसी भी सरफेस की अनियमितता, अनरेगुलरिटी, है ना, और आणविक बल। ओके, अब हम देखेंगे घर्षण के नियम। घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिस दिशा में वस्तु के गति करने की प्रवृत्ति होती है। हम सीमांत घर्षण को भी अभी बताएंगे, फिर भी हम छोटे में बता देते। मान लीजिए घर्षण 3 प्रकार के होते हैं मेनली। अगर मुख्यतः देखें तो 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो स्थैतिक घर्षण होता है, एक होता है गतिक घर्षण, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण मीन्स जब कोई वस्तु रुकी हुई है, जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो उस पर जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो आपका स्थैतिक घर्षण हो रहा है, और जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो है गति घर्षण। इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो होती है सीमांत घर्षण। यानी स्थैतिक घर्षण बल के मैक्सिमम मान को हम बोलते हैं क्या? सीमांत घर्षण। मान लीजिए कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, और एक ऐसी कंडीशन होगी जब ये वस्तु बिल्कुल गति करने की दिशा में होगी। कब होगी? आप इसको काफ़ी वर्ष से इसको खींच रहे हैं, आप इसको पूरी ताकत से खींच रहे हैं, और ये वस्तु कह रही कि नहीं मैं नहीं खींचूंगी, मैं तो ऐसे जम के रहूँगी अपनी जगह पे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसका जो घर्षण बल है मैक्सिमम होगा, इसका घर्षण बल मैक्सिमम होगा, और उसी क्षण आप उससे ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये थोड़ी सी मोशन की कंडीशन में आएगी, तो इसे ही बोलते हैं हम सीमांत घर्षण बल, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण बल के मैक्सिमम मान को हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि सीमांत घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिस दिशा में वस्तु के गति करने की प्रवृत्ति होती है। वैसे भी घर्षण बल की दिशा हमेशा विपरीत होती है, ठीक है। और देखेंगे हम घर्षण बल सदैव दो वस्तुओं की संपर्क सतह की स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। दो वस्तुएं संपर्क में हैं तो घर्षण बल उनकी स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करेगा। मान लो ये सतह है, ये वस्तु है, तो स्पर्श रेखीय दिशा में इधर घर्षण बल कार्य करेगा, इधर की ओर हम क्या करेंगे? वस्तु को गति करवाएंगे, है ना। सीमांत घर्षण बल का जो मान होता है F, अवलंबक प्रतिक्रिया R के क्या होता है? समानुपाती होता है। कोई भी घर्षण बल होता है, मान लो हमने इसे घर्षण बल लगा तो उसकी लंबवत जो प्रतिक्रिया होती है ना,
ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो लंबवत प्रतिक्रिया होती है उसके ये सीमांत घर्षण बल क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अवलंब प्रतिक्रिया के मान में वृद्धि अगर होगी तो सीमांत घर्षण बल के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अवलंब प्रतिक्रिया बल के मान में अगर कमी होगी तो सीमांत घर्षण बल के मान में भी कमी होगी। समानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर सामने वाले में जो चेंज हो रहा है वो हम में भी चेंज होगा। उसके मान में कमी होती है तो हमारे मान में कमी होती है, उसके मान में अधिकता होती है तो हमारे मान में भी अधिकता होती है ना। और देखते हैं हम नेक्स्ट, दो सतहों के बीच लगने वाला सीमांत घर्षण बल वस्तुओं की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल जो है वस्तुओं की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए ये वस्तु है, इसकी सतह यानी इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, 40 वर्ग किलोमीटर, इस पर डिपेंड नहीं करता है। सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सतह चिकनी है या स्मूथ है या रफ है। क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है कि आप 2 वर्ग किलोमीटर का है, 4 वर्ग किलोमीटर, 50 वर्ग किलोमीटर, नो इशू है ना। तो क्या है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है जब तक कि अवलंब प्रतिक्रिया बल क्या हो, समान हो। सीमांत घर्षण बल का मान संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी सतह कैसी है, स्मूथ है या रफ है। स्मूथ है तो कम होगा और अगर रफ है तो अधिकतम होगा। सीमांत घर्षण बल का मान संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उनका नेचर कैसा है, चिकनी है, खुरदरी है, तो जितनी खुरदरी होंगी उतना घर्षण बल का मान अधिक होगा, जितनी चिकनी होगी उतना घर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। अब देखेंगे हम प्रकार है ना, घर्षण बल के कितने प्रकार होते हैं। हालांकि ऊपर हमने थोड़ा सा आपको रफली समझाया और डिटेल में समझाते हैं। किसी वस्तु की विरामावस्था में उस पर लग रहे बाहुबलों को प्रतिसंतुलित करने वाला घर्षण बल। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन एक सुव्यवस्थित वे में, ठीक है। लेकिन अब आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखो डेफिनेशन को हमको डेफिनेशन के तरीके से ही लिखना पड़ता है। सुव्यवस्थित वे में सुव्यवस्थित शब्द होने चाहिए। समझाने के लिए हम आपको समझा देते हैं। कोई भी वस्तु विराम में है, ये कार खड़ी हुई है तो इस पर अभी जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो क्या हो गया, वो सीमांत घर्षण बल हो गया। कार है, बॉक्स है, अब जो मानना चाहे मान लीजिए। तो यानी विरामावस्था में किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल होता है, क्योंकि वो स्थित है अपनी जगह पर, मोशन नहीं कर रही है, अपनी जगह पर स्थित है, नो मोशन यानी मोशन की कंडीशन में नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम स्थैतिक घर्षण। विरामावस्था में वस्तु पर लगने वाले बल को हम लगने वाले घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई वस्तु रुकी हुई है तो इसको आपको गति में लाने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा तो वो घर्षण बल कितना होगा। और कोई वस्तु पहले से गति में है, इसको आपको और गति में लाने के लिए कितने घर्षण बल लगाना पड़ेगा। इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सा घर्षण अधिक होगा, जो रुका हुआ है। जो आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियाँ खराब हो जाती है, ट्रक वगैरह, तो उनको धकेलने के लिए एक जना लगेगा तो एक काम नहीं करेगा, 2 4 5 6 लगभग 20-30 लोग लगते हैं, तब उसको कहीं ना कहीं मोशन में ला पाते हैं। तो उसके लिए घर्षण बल कहीं ना कहीं ज़्यादा कार्य कर रहा है ना। जो रुका हुआ है उसको अगर हमको गति में लाना है तो बहुत ज़्यादा उस पर घर्षण बल कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है, तभी तो हम इतने लोग उसको पुश कर रहे हैं। लेकिन जो पहले से गति में है तो उस पर घर्षण बल कम कार्य कर रहा है ना। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है, गति घर्षण से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आया। यानी जो वस्तु रुकी हुई है उसको गति में लाने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, यानी घर्षण बल अधिक। और जो वस्तु पहले से चल रही है उसको गति में लाने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा, तो कम घर्षण बल। तो सबसे सर्वाधिक घर्षण बल कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण वाला। यानी रुकी हुई वस्तु यानी विराम में स्थित वस्तु पर जो घर्षण कार्य करता है वो स्थैतिक घर्षण होता है। जबकि जो वस्तु पहले से गति में है उस पर जो घर्षण कार्य करता है उसे बोलते हैं हम गतिक घर्षण। कोई भी बाइक है, बाइक चल रही है तो इस पर सड़क द्वारा कम घर्षण बल लग रहा है। लेकिन जो बाइक रुकी हुई है, अब आप उसको क्या करेंगे, चलाएंगे या उसको पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो उस पर क्या लगेगा, घर्षण अधिक मात्रा में लगेगा। ठीक है। स्थैतिक घर्षण का मान इसलिए सर्वाधिक होता है। आई बात समझ में। जो वस्तु रुकी हुई है उस पर हम मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, तो इसका मान ऑब्वियसली अधिक होगा। जिसको चलाने के लिए हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है तो उसी का मान तो अधिक होगा। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब हम पढ़ते हैं सीमांत या चरम घर्षण बल, है ना। स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जब कोई पिंड किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है। जैसे कि ये पिंड है, रुका हुआ है, ठीक है,
पूरी ताकत से रुका हुआ है, इसको चलना नहीं है, इसका मन नहीं है चलने का। मैं जाती हूँ, इसको फोर्स करती हूँ, बिल्कुल नहीं हिलता। मैं 2-4 लोगों को और बुलाती हूँ, फिर भी नहीं हिलता। और लोगों को बुलाती हूँ, फिर भी नहीं हिलता। यानी जो अपनी चरम स्थिति पर इसका जब घर्षण होता है, फिर हम 2-4 लोगों को और बुला लेते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव करता है, तो उसी को बोलते हैं हम सीमांत चरम घर्षण। यानी स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम मान होता है उस कंडीशन में वस्तु क्या है ना, अगर यानी एक ऐसा मान होता है यार, अगर घर्षण बल अधिक हो गया तो गति नहीं करेगी, और कहीं हम लोगों ने मिलकर फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो वो गति कर जाएगी। तो ये बीच की जो कंडीशन होती है मूव करने की, उसे ही बोलते हैं सीमांत या चरम घर्षण। समझ रहे हैं? कोई वस्तु प्रॉपर्ली रुकी हुई है, उसको नहीं चलना, उसकी बिल्कुल मर्जी नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के तब तक फोर्स लगाते हैं जब तक कि इसकी फोर्स से हमारा फोर्स अधिक ना हो जाए। तो एक बीच की ऐसी कंडीशन होती है जब वस्तु गति करने की स्थिति में होती है, जस्ट गति करने वाली होती है, जस्ट उसमें मूवमेंट होने वाला होता है, उसे ही बोलते हैं हम क्या, सीमांत या चरम घर्षण, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, सीमांत या चरम घर्षण को। ठीक है, अगला देखते हैं हम गति घर्षण की। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है गति की अवस्था में तलों के मध्य कार्यरत घर्षण। कोई वस्तु गति करे, बाइक, कार चल रही है, तो उसको सड़क के द्वारा जो घर्षण लग रहा है चलते हुए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गति घर्षण बोलेंगे। गति की अवस्था में तलों के मध्य कार्यरत घर्षण बल को हम गति घर्षण बोलते हैं। यहाँ ये क्या लिखा है आपको समझ में आ रहा है, एफ काइनेटिक यानी कि एफ गति घर्षण बल है, और एफ स्टैटिक यानी कि स्थैतिक घर्षण बल है। मैं आपको अभी ऊपर समझा के आई हूँ ना कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो उस पर ज़्यादा घर्षण लगाना पड़ेगा हमको उसको गति में लाने के लिए, और कोई वस्तु पहले से ही चल रही है तो उसको गति में लाने के लिए हमको कम घर्षण लाना पड़ेगा, उसको तो हम चला ही रहे हैं। तो इसलिए स्थैतिक घर्षण बल का मान गति घर्षण बल के मान से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान गति घर्षण बल के मान से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। जो गति घर्षण होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सर्पी होता है और एक लोटनिक होता है। सर्पी मीन्स किसी को खिसका रहे हैं, और लोटनिक मीन्स उसको रोलिंग करा रहा है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। सर्पी घर्षण जो होता है, ये जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, जैसे आपने बच्चे देखे होंगे ना, वो गार्डन वगैरह में सड़क पट्टी पे खिसकते रहते हैं, एक एग्जाम्पल। तो जब वो फिसलते हैं तो उनकी और संपर्क सतह के बीच जो घर्षण लगता है उसे बोलते हैं सर्पी घर्षण, है ना। यानी जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है तो उनकी संपर्क सतहों के बीच जो बल कार्य करेगा उससे बोलेंगे घर्षण। मान ली सतह है, ये कोई भी हमारा वेग है, तो हम इसको क्या खिसका के ले जा रहे हैं, है ना, खिसका के ले जा रहे हैं, तो ये हो गया सर्पी घर्षण। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं लोटनिक घर्षण। दूसरा हम क्या देखेंगे, लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लुढ़कती है, रोलिंग करती होती है, तो उनके मध्य जो बल लगता है उसे गोली लोटनिक घर्षण कहते हैं। मान लो ट्रॉली बैग जो रहता है, अगर इसको हम ऐसे खिसका के ले रहे हैं तो सर्पी घर्षण हो गया। अब उसको क्या है, वो जो पहिए वाला वो रहता है ना, उसमें सिस्टम पूरा उसको खोल लेते हैं, तो उसके जो पहिए होते हैं वो क्या है ना, ऐसे रोलिंग कर करके जाते हैं ना, तो फिर हमको कम घर्षण बल लगाना पड़ता है, मतलब हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है खींचने में, आराम से हम खींचते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे तकनीक आती है वैसे वैसे क्या है ना, प्रॉब्लम कम होती जाती है। तो सर्पी घर्षण हमको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था चीज़ों को खींचने के लिए, और लोटने उसको हम रोलिंग कराने लगे तो कम घर्षण बल लगाना पड़ता है ना। तो लोटने घर्षण बल कैसे, जैसे ट्रेन, मान लो एक कार है, कार को खींचेंगे हम, चलाएंगे तो सर्पी घर्षण लगेगा, ठीक है, या नाव हो गई। और जबकि जो ट्रेन है, एक नाव को जब हम पानी में खींचते तो हमको काफ़ी, या पानी वाला जहाज हो गया तो हमको काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है, वो धीमे भी चलता है, उसकी गति कम होती है। लेकिन अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन तेज़ चलती, क्यों, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो उसकी बाल बेरिंग्स होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रोलिंग करते हैं। तो रोलिंग करते हैं तो घर्षण बल कम लगता है, उसकी गति क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए ट्रेन की गति अधिक होती है, क्योंकि वहाँ लोटनिक घर्षण काम कर रहा होता है। क्योंकि पानी जी के जो शिप होते हैं ना, जहाज होते हैं, उनकी गति कम होती है ट्रेन की तुलना में। नाव होती है उनकी गति कम होती है।
क्यों? क्योंकि वहाँ सर्पिक एसिड काम कर रहा था, क्योंकि उनको जल की सतह पर क्या है, ऐसे खिसक के जाना होता है ना, फिसल के जाना होता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पर सर्पिक एसिड काम कर रहा होता है। और ट्रेन क्या लोटनिक एसिड काम करता है, इसलिए उसकी गति क्या होती है, अधिक होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्पिक एसिड और लोटनिक एसिड में कौन अधिक और कौन कम है, तो ऑब्वियसली जो वस्तु खिसक कर जा रही है, सरक कर जा रही है, उसमें ज़्यादा बल लगेगा, और जो वस्तु लुढ़क लुढ़क कर जा रही है उसमें कम बल लगेगा, है ना, कम घर्षण बल लगेगा। तो सर्पिक घर्षण बल लोटनिक या गोली घर्षण बल से अधिक होता है। ये बात आप याद रखना, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। जैसे मान लो, फिर से देखती हूँ, कोई वस्तु विराम में रखी है तो इस पर सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, ठीक है, ठीक है। कोई वस्तु सरक रही है ना, तो इस पर इससे थोड़ा कम लगेगा बल। और कोई वस्तु अब क्या कर रही है, लुढ़क रही है, लुढ़क के जा रही है, तो इस पर और कम लगेगा घर्षण बल। यानी लोटनिक घर्षण बल से ज़्यादा होता है सर्पिक घर्षण बल, और सर्पी से ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण बल। आई बात समझ में? लोटनिक घर्षण बल से ज़्यादा होता है सर्पी, सर्पी से ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण बल। ये सर्पी और लोटनिक दोनों गतिक घर्षण बल के प्रकार हैं। तो लोटनिक से ज़्यादा क्या हो गया, लोटनिक से ज़्यादा हो गया आपका सर्पी घर्षण बल, सर्पी से ज़्यादा हो गया आपका स्थैतिक घर्षण बल। क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण बल, है ना। तो तीनों घर्षण बल आपको समझ में आया। जो विराम में है उस पर जो घर्षण बल लगेगा वो स्थैतिक होगा, जो चल रहा है उस पर लगेगा गतिक घर्षण बल। अब गतिक घर्षण बल भी दो प्रकार के होते हैं। अगर वो खिसक रहा है तो सर्पी घर्षण बल हो गया, अगर वो खिसक रहा है तो सर्पी घर्षण बल हो गया, और अगर वो क्या कर रहा है, रोलिंग करके जा रहा है, लुढ़क लुढ़क के जा रहा है, तो हो गया क्या, लोटनिक घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल हमेशा लोटनिक घर्षण बल से क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। और स्थैतिक घर्षण बल सर्पी से अधिक होता है, सर्पी लोटनिक से अधिक होता है। आई बात समझ में आपको? गोली घर्षण बल जो है सर्पी घर्षण बल से बहुत कम होता है। सिंपल सी वही बात है, यानी सर्पी घर्षण बल गोली से अधिक होता है, ठीक है, बात तो वही लिखी है ना। आगे देखते हैं। घर्षण बल जो होता है, कोई भी घर्षण बल है सतहों के बीच कार्य कर रहा है, तो उनको एक गुणांक होता है। तो घर्षण गुणांक निम्न बातों पर निर्भर करता है कि संपर्क में स्थित सतहों के पदार्थों की प्रकृति कैसी है। ठोस, द्रव, गैस कैसे हैं। ठोसों पर घर्षण बल अधिक होगा, वही द्रव में थोड़ा कम होगा, गैस में और कम होगा। मतलब सतह पदार्थ किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है, आई बात समझ में। अगर सतह ठोस पदार्थ की बनी हुई है तो घर्षण बल अधिक होगा, द्रव की बनी हुई तो थोड़ा कम होगा, गैस की बनी हुई तो और कम होगा। ये बात यहाँ पर कही गई है, यानी संपर्क में स्थित सतहों के पदार्थों की प्रकृति पर। आई बात समझ में आपको। परिष्कृत सतह पर सतह कैसी है, परिष्कृत सतह कैसी है, रफ है, स्मूथ है, यानी कि या तो खुरदरी सतह है तो घर्षण बल अधिक होगा, चिकनी सतह है तो घर्षण बल कम होगा। सतह को टेम्परेचर कैसा है, तो टेम्परेचर के ऊपर भी निर्भर करेगा कि घर्षण बल कितना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब घर्षण बल के लाभ के बारे में हम जानेंगे कि घर्षण के क्या लाभ हैं। तो पहला तो जो हमारे डेली दिनचर्या से ही रिलेटेड है कि हमको पृथ्वी पर चलने में मदद मिलती। अगर घर्षण बल ना होता तो हम पृथ्वी पर नहीं चल पाते। क्यों? बर्फ़ पे हमें चलने में कितनी प्रॉब्लम होती, क्योंकि बर्फ़ की सतह एकदम स्मूथ है, कोई घर्षण है ही नहीं। बर्फ पर हम स्केटिंग करते हैं ना, उसके अलग शूज होते हैं, वो कांटेदार शूज होते हैं, तभी तो कर पाते हैं। आप सिंपल पैरों से चल के देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो पृथ्वी पर चलने में घर्षण हमको क्या करता है, मदद करता है। कील लकड़ी में ठोकी जा सकती है, कहीं भी हम कील ठोकते हैं लकड़ी में या दीवार में, तो किसके कारण, घर्षण के कारण ही हम ठोकने में संभव होते हैं। रस्सी पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, कहीं ना कहीं घर्षण कार्य करता है ना, इसलिए हम चढ़ पाते हैं। ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो नीचे की ओर क्या करता है, घर्षण कार्य करता है। रेलगाड़ी का लोहे की पटरी पर चलना, रोलिंग करती है ना, लुढ़कते हुए चलती रेलगाड़ी, लुढ़कती हुई गेंद का धीरे धीरे रुकना, ये भी क्या है, आपका घर्षण का उदाहरण है। हमारे दैनिक जीवन में अनेकों ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो घर्षण से रिलेटेड है। लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 5-6 एग्जाम्पल हमने लिख लिए। ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर 11 मार्कर में भी घर्षण आता है तो आप उसको परिभाषित करेंगे, है ना। उसको परिभाषित करने के साथ ही उसके प्रकार बताएंगे, प्रकार बताने के बाद उसके लाभ, है ना, घर्षण की विशेषताएं, घर्षण किन बातों पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, सतह के तापमान पर, घर्षण के लाभ बताएंगे, घर्षण की हानियाँ बताएंगे, घर्षण कम करने के उपाय बताएंगे। इतना कुछ लिखने को है, और वो भी आपको कुछ बकवास नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ टू द पॉइंट, है ना। मैंने यह सारी चीज़ें टू द पॉइंट ही शामिल की हैं ताकि आप जो है फालतू का समय वेस्ट ना करें कहीं भी, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं घर्षण की हानि। पहली हानि क्या होती है,
एनर्जी कैसे होता है भाई, ज़्यादा घसड़ तो हमको काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है ना। कोई ट्रक रुका हुआ, सुन लीजिए, कोई ट्रक रुका हुआ है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मैं गई अकेले इसको धक्का लगाया, बहुत कुछ नहीं होने वाला, मैं अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ेगा। मैंने 2-4 लोगों को और बुलाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर और लोगों को बुलाया, फिर और लोगों को बुलाया, 10-25 लोग हुआ, तब कहीं जाके इसने थोड़ी सी मूवमेंट की। तो कहीं ना कहीं ये हमारी एनर्जी का क्षय हुआ। दूसरा एग्जांपल देख लें, जब कोई भी मशीनें चलती हैं, आपने देखा होगा कोई भी डिवाइसेज चलती है तो गर्म हो जाती हैं। हमारा मोबाइल ही देख लीजिए, हमारा मोबाइल ज़्यादा तक हम चलाएं तो गर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके जो डिवाइसेज होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपस में घर्षण हो रहा होता है, क्योंकि वो एक्टिव हैं। तो उनकी एक्टिविटी के कारण, घर्षण बल के कारण क्या होता है, उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम एनर्जी क्षय। पुर्जे घिसना, है ना, मशीनें गर्म हो जाती हैं, पुर्जे घिस जाते हैं। आपने आसपास देखा, मान लीजिए आप अगर किसान फैमिली से हैं तो आपके यहाँ जो चारा काटने वाली मशीन वगैरह होती तो लगातार कई सालों से उसको चारा काटते रहते, तो कहीं ना कहीं उसके पुर्जे भी घिसते हैं कि नहीं घिसते। अब कारखाने में जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, अगर वहाँ पर लगातार मशीनें काम में आ रही हैं तो उसके पुर्जे क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। इसे ही बोलते हैं हम घर्षण की, क्योंकि घर्षण के द्वारा हानि हो रही है। अपन डेली लाइफ में देखिए, कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, खाना बनाने के बर्तन यूज कर रहे हैं, तो उन डेली जब कई वर्षों तक उसको यूज करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका क्षय होता जाता है। मोटे हैं तो पतले होते जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये घर्षण के कारण ही होता है। यानी फिजिक्स, साइंस हमारे डेली, जितना आप साइंस को अपनी डेली लाइफ से जोड़ेंगे उतना आपको समझने में सहूलियत होगी। साइकिल हो गई, आप चलाते हैं ना, कई सालों चलाते रहते हैं तो उसका वो क्या होता है, वो टायर ट्यूब वाला सिस्टम होता है ना, वो उसका जो सर्कल जैसा घूमता है वो स्टील का बना हुआ था, स्टील लोहे का। उसके बाल बियरिंग्स वगैरह होते हैं, चक्के वगैरह, तो वो घिस जाते हैं ना, एक समय पर वो टूट जाते हैं, फिर उनको नया डलवाते हैं। तो ये घर्षण के कारण ही संभव होता है ना। कार्य क्षमता प्रतिकूल रूप से क्या होती है, प्रभावित होती है। अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो हम अधिक समय में कम काम कर पाएंगे। मान लीजिए घर्षण अधिक है, ठीक है, कि वस्तु रुकी हुई है, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, कम से कम हमारा आधे से 1 घंटा इसी में चला गया ना। और अगर ये घर्षण नहीं होता तो हम उस आधे 1 घंटे में कई सारे प्रोडक्टिव कार्य कर सकते थे। तो इससे कार्य क्षमता पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, प्रतिकूल रूप से, यानी कि निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। एनर्जी क्षय तो होता ही है, मशीनें हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, हीटिंग करने लगती हैं, पुर्जे घिस जाते हैं, कार्य क्षमता प्रतिकूल रूप से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो आई बात आपको समझ में। घर्षण के हमने लाभ क्या देखे थे, लाभ हमने ये देखे थे कि हम पृथ्वी पर चलने में सक्षम होते हैं, कील में लकड़ी ठोकने में सक्षम होते हैं, रस्सी पर चढ़ सकते हैं, रेलगाड़ी के लोहे की पटरी पर चल सकती है, लुढ़कती हुई गेंद, इन सब में घर्षण बल के कारण ये सारी चीज़ें हमको होती हैं हमारे डेली लाइफ में। वहीं हमने घर्षण की हानियाँ भी देखी। हानि क्या आती, पहले तो एनर्जी का ह्रास हो रहा था, ऊर्जा क्षय हो रहा था, मशीनें हीट कर रही थी, है ना, हीटिंग हो रही थी, गर्म हो रही थी, पुर्जे घिस रहे थे, कार्य क्षमता उनकी निगेटिव रूप से इफेक्टिव हो रही थी, है ना। अब घर्षण कम करने के उपाय हम थोड़ा सा आगे भी देखेंगे। यह एक सिंपल उपाय है कि अगर हम टायरों में हवा का पर्याप्त मानक बनाकर रखेंगे तो सड़क पर घर्षण बल कम लगता है। कार्बोजम ग्रीस तेल डालकर भी घर्षण को हम क्या कर सकते हैं, यानी वाहन के टायरों में हवा का जो सफिशिएंट मात्रा रखेंगे तो घर्षण बल कार्य करेगा। अगर आपके कभी आपने देखा कि टाइगर की हवा निकल जाए या बाइक की हवा निकल जाए, कार की हवा निकल जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है सड़क पर चलाने में उसको, क्योंकि हवा ही नहीं है उसमें। घर्षण को कम करने के लिए तुमको बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन अगर उसमें हवा का जो सफिशिएंट लेवल रहता है, हवा की पर्याप्त मात्रा रहती है, तो कार या आपकी बाइक हो गई या साइकिल हो गई आराम से सड़क पर क्या होती है, चलती रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं घर्षण अगर कम करना है तो उनमें जो एयर है, जो उसकी हवा है, उसका लेवल सफिशिएंट रखो। कल पुर्जों में ग्रीस वगैरह लगाइए, ग्रीसिंग करते हैं हम पंखे की, साइकिल की, अन्य कई सारी करपोजों की, उनमें तेल डालकर हम उनके घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चेन में ग्रीसिंग करते हैं, तेल डालते हैं ना, वही। बल लागू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी निश्चित बिंदु के परतक घुमाने की प्रवृत्ति। कोई बल है ना, कोई बल है, ये पिंड है, और कोई बल क्या कर रहा है, एक निश्चित अक्ष के परतक इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो ये घुमाने का जो उसका गुण है, किसी बल द्वारा किसी पिंड को उसकी एक निश्चित अक्ष के परतक घुमाने के गुण को क्या बोलते हैं, बलागुण बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगा कि आ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया ताकि आपका पेपर में ना छूटे। तो ताऊ, और जो आपके चाचा ताऊ रहते हैं उनमें से मान लीजिए ताऊ से, एक ताऊ का
शान है, चिन्ह है, ताऊ से इसको दर्शाते हैं। हमारे घर पर में नहीं होते ताऊ जी, चाचा जी, और कोई की दाऊ भी बोल लेते हैं, तो वही है, वही वाले ताऊ हैं जो आपके बड़े ताऊ है, रेस्पेक्ट करना है इनकी, है ना। तो ताऊ से इसको क्या कहते हैं, हम इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। तो ताऊ बराबर होता है बल गुणा दूरी। यानी दूरी वही है जो निश्चित अक्ष के प्रति उसको घुमाया है ना, वो वाली। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का आपका न्यूटन हो गया, दूरी का हो गया आपका मीटर। तो ताऊ का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर पे ताऊ जी को बता देना, है ना। तो बल आघूर्ण का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, है ना। घर्षण कोण के बारे में हम देख लेते हैं, शायद आ जाए इसलिए मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि एग्जाम में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें शामिल की हैं ताकि कुछ भी ना छूटे। मेरी पार्टी है कि एग्जाम में आपको कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो अवलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण के परिणामी एवं अवलंब प्रतिक्रिया के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसे बोलते हैं हम घर्षण कोण, है ना। तो 10 लैम्डा इक्वल टू होता है एफ मैक्स अपॉन आर। तो एफ मैक्स क्या है, सीमांत घर्षण। ये देखो, ये म्यू हो गया, एक नियतांक हो गया आपका, 10 लैम्डा हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विराम कोण के बारे में देखेंगे। सीमा क्रम अगर आ जाता है आप लिख सकते हैं, जब वस्तु किसी नत तल पर ठीक फिसलने की अवस्था में हो तब नत तल के द्वारा क्षेत्र के साथ बनाया नियम कोण। नत तल कैसा होता है, ऐसा तल फिसलने वाला होता है, ठीक है। कोई वस्तु यहाँ रखी है ठीक फिसलने की अवस्था में, तो जब वस्तु इस पर ठीक फिसलने की अवस्था में है उस समय इस तल के साथ जो कोण बनाती है वो, ये वस्तु क्या है, इस नत तल थोड़े झुके हुए, नत मीन्स होता है झुका हुआ, झुके हुए तल पर रखी हुई है और ठीक फिसलने की अवस्था में, उस कंडीशन में ये इस नत तल से जो एंगल बनाएगी, जो कोण बनाएगी, उसे बोलेंगे हम विराम कोण, है ना। तो 10 अल्फा इक्वल टू होता है एफ अपॉन आर। ओके, ठीक है। और एफ अपॉन आर को बोलते हैं हम म्यू एस, घर्षण गुणांक, ठीक है। अगला देखते हैं हम घर्षण कोण और विराम कोण में क्या संबंध है। तो घर्षण कोण को हमने देखा था म्यू एस इक्वल टू होता है 10 लैम्डा और विराम कोण होता है म्यू एस इक्वल टू 10 अल्फा, है ना। तो म्यू एस तो घर्षण गुणांक की है, तो जब म्यू घर्षण गुणांक बराबर है तो 10 लैम्डा इक्वल टू 10 अल्फा हो जाएगा, यानी कि घर्षण कोण विराम कोण के क्या से हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। घर्षण कोण विराम कोण के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आपको। अगर आपसे 3 मार्कर में पूछ लें कि घर्षण कोण और विराम कोण के मध्य संबंध बताइए तो आप आराम से बता सकते हैं। एक ये लिखेंगे आप, एक ये लिखेंगे और एक लिखेंगे, एक हो गया आपका। म्यू एस इक्वल टू 10 लैम्डा, म्यू एस इक्वल टू 10 अल्फा, दोनों को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी क्या हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे। 10 लैम्डा इक्वल टू 10 अल्फा, तो लैम्डा इक्वल टू अल्फा। ओके, अतः घर्षण कोण क्या होगा, विराम कोण के बराबर होगा। घर्षण कोण विराम कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब घर्षण को कम करने की विधियों के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हम देखे आए थे कि जो वाहन है उनके टायरों में हवा का हम पर्याप्त लेवल रख सकते हैं। जो भी वाहन रहते चलाने वाले बाइक कार वगैरह हो गई, तो उनके जो टायर होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, ट्यूब टायर में हवा का जो लेवल है, जो एयर का लेवल, उसको हम सफिशिएंट रख सकते हैं। पॉलिश कर सकते हैं मशीनों पर, और जो हमारी डिवाइसें रहती है उनको पॉलिश कर सकते हैं ताकि जंग न लगे, घर्षण न लगे। स्नेक एक तरीके का एक लुब्रिकेंट होता है, ऐसे क्रीम वगैरह होगी, तेल हो गए, उनको लगाएंगे तो हम क्या, उनसे घर्षण कम हो जाता है ना। उचित पदार्थ का प्रयोग, आपने कभी देखा होगा कि आपके हाथों में क्रीम में तेल लगा तो आप किसी चीज़ को पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो फिसल जाती है, पकड़ नहीं पाते। तो अगर हम स्नेक का यूज करते हैं तो घर्षण अपने आप कम हो जाता है, आराम से उलट सकती चीज़ चल सकती है, उसको हम खिसका सकते हैं। उचित पदार्थ का इस्तेमाल करके, नहीं ऐसे पदार्थ का हम यूज करेंगे जो घर्षण को क्या करते हो, कम करते हो, है ना। जैसे ग्रेफाइट वगैरह हुआ जो स्नेक के तरह कार करते हैं, अन्य कई सारे लुब्रिकेंट हो गए, उनको हम यूज करेंगे। बाल बेरिंग का यूज करके, कोई भी साइकिल या बाइक हो गई आपकी, अन्य कोई भी डिवाइसेज हो गई, तो उनमें कहीं ना कहीं बाल बेरिंग रहती है। तो उस बाल बेरिंग जो छर्रे होते हैं ना, उसमें हम ग्रीस लगा के बाल बेरिंग कर रहे, हर टाइम उसको देखते रहें, उसमें बाल बेरिंग करते रहें, तो क्या है ना, घर्षण कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। तो घर्षण कम करने की विधियों में 4-5 विधियाँ आपकी। पॉलिश द्वारा हम घर्षण कम कर सकते हैं, और वाहनों में हवा के मानक को पर्याप्त रखकर हम घर्षण कम कर सकते हैं ना। स्नेक का यूज करके हम घर्षण कम कर सकते हैं। उचित पदार्थ का यूज करके हम घर्षण का
कम कर सकते हैं और बॉल बेयरिंग द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। तो हमने आज के पूरे लेक्चर में क्या देखा, घर्षण के बारे में हमने जाना कि घर्षण क्या है ना, और घर्षण क्या है, घर्षण बल की उत्पत्ति के कारण क्या है, सतह की अनियमितता, आणविक बल वगैरह, घर्षण के नियम क्या है, हमने ये भी जाना, सारे नियम हमने पढ़े 4-5 जो भी थे। तो ये अगर 5 मार्क के लेवल मार्कर में है तो आप आराम से लिख सकते हैं घर्षण के नियम के बारे में, है ना। ये हमने जाना। और हमने जाना कि घर्षण के प्रकार क्या होते हैं। स्थैतिक घर्षण यानी कोई वस्तु विराम में है, उस समय उस पर जो घर्षण लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण हो गया। फिर एक सीमांत घर्षण होता है, यानी स्थैतिक और जो स्थैतिक घर्षण होता है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी ऐसी कंडीशन जो वस्तु ठीक मूव करने की कंडीशन होती है, बीच की एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं हम सीमांत चरम घर्षण। फिर गतिक घर्षण के बारे में भी हमने जाना। तो गतिक घर्षण बल हमेशा क्या होता है, सीमांत से कम होता है, यानी सबसे अगर मैं बात कहूँ तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण ही होता है, उससे कम गतिक घर्षण होता है। गतिक में भी हमने जाना कि 2 प्रकार के घर्षण होते हैं, सर्पी और लोटनिक। तो सर्पी घर्षण थोड़ा सा उसमें घर्षण बल लगाना पड़ता है, लोटनिक तो और ही कम, हमको उसमें फोर्स लगाना पड़ता है कार्य करने के लिए। तो स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है, फिर सर्पी घर्षण होता है, फिर लोटनिक घर्षण होता है, ठीक है। तो लोटनिक यानी रोलिंग करना, सीधे से लुढ़क लुढ़क के चलना। घर्षण गुणांक किन बातों में निर्भर करता है, हमने ये भी देखा, वो संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठोस द्रव या गैस है, प्रकृति सतह साफ और की सतह पर निर्भर करता है, और स्मूथ है या रफ है, सतह का टेम्परेचर कम है ज़्यादा, इस पर भी वो क्या करता है, निर्भर करता है। हमने घर्षण के लाभ भी देखे, पृथ्वी पर चलना हो या फिर लकड़ी में कील ठोकना हो या फिर रस्सी पर चढ़ना हो, पेड़ पर चढ़ना हो, लकड़ी रेलगाड़ी का लोहे की पट्टी पर दौड़ना हो या फिर लुढ़कती हुई गेंद का धीरे धीरे चलना हो, इन सब में क्या है, घर्षण बल ही कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। घर्षण की हानियाँ भी हमने देखी, हानियों में देखा कि एनर्जी क्षय हो रहा था, मशीनें हीट कर रही थी, गर्म कर रही थी, पुर्जे घिस रहे थे, और कार्य क्षमता जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रही थी, प्रभावित हो रही थी, है ना। कल जो हमने देखा घर्षण को हम कैसे कम कर सकते हैं कि अगर हम जो वाहन होते हैं उनके टायरों में हवा का पर्याप्त मानक बनाए रखें, ठीक है। कल जो हम ग्रीस लगाएं, तेल लगाएं, स्नेक का यूज करें, बाल बेयरिंग करें, उचित पदार्थों का यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, घर्षण का कम कर सकते हैं। बलाहुड़ के बारे में हमने देखा, घर्षण कोण के बारे में देखा, वो अवलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण के परिणामी बल और अवलंब प्रतिक्रिया के मत लगने वाला ही बल होता है, ठीक है। तो हमने विराम कोण और घर्षण कोण में संबंध भी देखा, क्योंकि जब घर्षण गुणांक बराबर होते हैं तो विराम कोण और घर्षण कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विराम कोण और घर्षण कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और हमने ये देखा कि घर्षण को कम करने की विधियाँ भी जानी, यानी हवा का पर्याप्त मानक रखेंगे, ठीक है, टायरों में और वाहन को विकल्पों में ग्रीस तेल लगाएंगे, पॉलिश करेंगे, स्नेक लगाएंगे, उचित पदार्थ का यूज करेंगे, बॉल बेयरिंग का हम यूज करके घर्षण को कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। मैंने पूरा प्रयास किया है समझाने का और कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है सिलेबस का। आप अपनी तैयारी को आराम से बूस्ट कर सकते हो, बेहिचक सारे पॉइंट इसमें कवर किए गए, कुछ भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आप आराम से अपनी तैयारी करें। अगर आप पे कोई भी डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और हाँ, फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये उसकी टर्म एंड पॉलिसी का एक पार्ट है कि आपको लाइक करना पड़ता है उसको, यानी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ तक कम हो जाती है पढ़ाने तक। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, आपको लाइक शेयर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।